हेलो बच्चों, आज हम लोग जेईई एडवांस 2020 का थर्मोडायनेमिक्स का स्फेरिकल बबल वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आप यूट्यूब पे देखेंगे जो कि गलत हैं। इस क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशन में इतना कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी कैलकुलेशन घुसा दिया जाता है कि क्वेश्चन की जो फिजिक्स की जो खूबसूरती है वो छिप जाती है, और बहुत सारे सॉल्यूशंस में सिर्फ आंसर मिला दिया जाता है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 2-3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे टीचर्स जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही सीनियर टीचर्स हैं, उन टीचर्स ने जो सॉल्यूशन दिया है और उसमें जो गलती आई तो वो गलती क्यों हुई। ये एक स्फेरिकल बबल है जो कि वाटर में रखा हुआ है और वाटर प्रेशर P0 है, और इनिशियली इस बबल के अंदर जो प्रेशर है, गैस का प्रेशर, वो भी P0 है। तो यहां से आपको अब देखते ही लग जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में सरफेस टेंशन को नेग्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस कर्व्ड सरफेस के दोनों साइड में प्रेशर सेम लिया है, यानी कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि सरफेस टेंशन नेग्लिजिबल है। आपको जो आंसर वगैरह दे रखा है उसमें एस सरफेस टेंशन का कहीं नामो निशान नहीं है, तो आप सेफली एज्यूम कर लीजिए कि इस क्वेश्चन में सरफेस टेंशन का कोई रोल नहीं है। ये जो लिक्विड का प्रेशर P0 है, तो कुछ बच्चों के दिमाग में खलबली आती है कि सर ये रेडियस R का बबल है, तो बबल के ऊपर वाले पोर्शन में तो भाई लिक्विड प्रेशर कम होना चाहिए, नीचे वाले में तो ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ पर ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डेप्थ प्रेशर डिफरेंस नेग्लिजिबल है, यानी कि मान लीजिए कि ये जो रेडियस R है ना, उसकी वैल्यू कम है, सो दैट इट डज नॉट मेक एनी अप्रिशिएबल डिफरेंस इन P0। P0 है लिक्विड का प्रेशर आउटसाइड दिस स्फेरिकल बबल, और हर जगह प्रेशर P0 ही है। यहाँ कहीं भी आप चले जाइए, लिक्विड का प्रेशर चारों तरफ P0 है। अब आप क्या करते हैं, इस स्फेरिकल बबल को कॉम्प्रेस करते हैं। द बबल नाउ गेट्स कॉम्प्रेस्ड रेडियली। रेडियली कॉम्प्रेस करने का ये मतलब है कि आप चारों तरफ से इसको यूनिफॉर्मली कॉम्प्रेस कर रहे हैं। उससे होगा ये कि ये जो स्फेरिकल बबल है अपना शेप स्फेरिकल ही रखेगा। नहीं तो अगर आप मान लीजिए कि एक साइड से ही कॉम्प्रेस करने लगते हैं तो ये तो ओवल शेप का या किसी और आर्बिट्ररी शेप का हो जाएगा। आप ये देखो, मान लो कि ये स्फेरिकल बबल है, अब आप इसको कॉम्प्रेस कर रहे हो, मान लो आप अपने हाथ से कॉम्प्रेस कर रहे हो, तो चारों तरफ से आप यूनिफॉर्म प्रेशर लगा करके इसको कॉम्प्रेस कर रहे हो। उससे होगा ये कि जैसे जैसे आप इसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं, इसका जो शेप है ना वो स्फेरिकल ही रहता है। अगर आप एक तरफ से मान लो इधर से ही कॉम्प्रेस करने लगोगे तब तो इसका शेप स्फेरिकल नहीं रहेगा। बाहर से आप इस स्फेरिकल बबल पे फोर्स लगाते हैं जिससे कि ये कॉम्प्रेस होता है और इसका रेडियस डिक्रीज हो जाता है। तो मान लीजिए रेडियस डिक्रीज होने के बाद ये ऐसा हो गया, रेडियस डिक्रीज हो रहा है ए से। अब इस क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट्स को और बहुत से टीचर्स को कंफ्यूजन ये होता है कि ये जो दे रखा है ना, वर्क डन इन द प्रोसेस, ये वर्क डन बाय व्हाट, किसके द्वारा वर्क डन है। लोगों को लगता है कि ये एम्बिग्विटी है, तो मैं बताऊंगा कि ये एम्बिग्विटी नहीं है। हो सकता है कि पेपर सेटर्स ने डिलिबरेटली जानबूझ करके यहां पर इस चीज को खोल कर नहीं लिखा है कि वर्क डन बाय व्हाट। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में कौन कौन से एजेंट काम कर रहे हैं। एक तो गैस हो गया, दूसरा लिक्विड हो गया, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत सारे टीचर छोड़ देते हैं। आप अपने हाथ से ही तो कॉम्प्रेस कर रहे हो ना इस स्फेरिकल बबल को, अपने हाथ से या किसी एक्सटर्नल एजेंट से कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तीसरा एक्सटर्नल एजेंट है, उसको मैं कर देता हूँ वर्क डन बाय मी। तो ये तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वर्क डन बाय मी। तो इस पूरे प्रोसेस में देखो क्या हो रहा है, एक तो है वर्क डन बाय लिक्विड, वाटर है इस केस में, दूसरा है वर्क डन बाय गैस, और तीसरा है वर्क डन बाय मी। तो ये 3 डिफरेंट एजेंसीज हैं जो इस पूरे प्रोसेस में काम कर रहे हैं। बहुत सारा सॉल्यूशन मैंने देखा है जिसमें सिर्फ ये वर्क डन बाय लिक्विड एंड वर्क डन बाय गैस को ही कंसिडर करते हैं, इसलिए कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी होती है समझने में, इसलिए कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है, खूब सारे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वगैरह करने पड़ते हैं। मैं जो अभी आपको तरीका बताऊंगा उसमें उतना लेंदी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। और ध्यान रखना, मैं अपने हाथों से जो फोर्स लगा रहा हूं ना वो सिमेट्रिकली लगा रहा हूं, चारों तरफ से लगा रहा हूं,
तभी तो ये जो स्फेरिकल ड्रॉप है उसका शेप स्फेरिकल ही रहेगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें ये देखो कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है लेकिन आप मान लो, और बिल्कुल मानना ही पड़ेगा कि ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब बच्चे कहेंगे कि सर अब कहाँ कहाँ से नया नया अजम्पशन लगाते जा रहे हैं। तो बच्चों ये अजम्पशन नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आप जेई मेंस में, जेई एडवांस में देखते हैं और आपको दे दिया जाता है ना कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो आप ये लिखते हैं ना पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हम लोग कब लिख सकते हैं, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट? ये तो एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ही होता है ना। आप एससी वर्मा जी की बुक खोलिए जहां पर ये वाला रिलेशन डिराइव कर रखा है, उसका सब हेडिंग देखिएगा, उसमें लिखा होगा रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन का तो यूज करना ही है। तो ये इम्प्लिसिट अजम्पशन है कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है तो क्या क्या कंडीशन होंगे? हर कोई जानता है कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उसको क्वासी स्टैटिक होना पड़ेगा और उसमें कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं होना पड़ेगा। क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस आप कर रहे हैं उस प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं जिनको आप पॉइंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं या इक्विलिब्रियम से इन्फिनिटेसिमल दूरी पे हैं। यानी कि क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि आपने कहीं भी इस पूरे प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को वायलेट नहीं किया है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में ये जो एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन ऑफ दिस स्फेरिकल बबल हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस में ये बबल थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होता है कि सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है। ये सब चीज़ें मैंने अपने थियरी के लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि इस पूरे सिस्टम का कहीं भी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं कर रहा है, तो फिजिक्स में तो इसका इतना यूज होता नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि किसी भी टाइम पे अगर आप गैस में चले जाइएगा उस सिस्टम में, तो हर जगह पे टेम्परेचर सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि स्फेरिकल बबल के एक कोने में टेम्परेचर T0 है और दूसरे कोने में T0/2 है, तो ये कहलाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस पूरे प्रोसेस में थर्मल इक्विलिब्रियम भी होगा। इसका यहाँ पर उतना ज़्यादा यूज नहीं है। सबसे ज़्यादा यूज है इस चीज़ का, इस पूरे प्रोसेस में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। तो जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि इस क्वेश्चन में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा, वही बच्चा इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएगा। नहीं तो आप इस क्वेश्चन के मैथ्स में उलझे रहेंगे। हो सकता है कि सही आंसर तक पहुंच जाए, लेकिन क्वेश्चन की जो फिजिक्स की ब्यूटी है वो नहीं समझ पाएंगे। तो अभी हम लोग इसी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशन का यूज करके देखिए बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या हुआ। शुरुआत में अंदर में गैस प्रेशर P0 है, बाहर में लिक्विड प्रेशर P0 है, यानी कि इक्विलिब्रियम है। ये जो स्फेरिकल बबल है ना, उसके सरफेस के दोनों साइड में प्रेशर कितना है भाई? बाहर भी प्रेशर है P0, अंदर भी प्रेशर है P0। जब आपने इसको कंप्रेस कर दिया और कंप्रेस करने के बाद क्या हो गया, रेडियस जो है वो A से डिक्रीज कर गया। ये वाला देखो A है और क्वेश्चन में दे रखा है कि A इज मच मच लेस देन R। ये मैं सरफेस बना देता हूं ड्रॉप का। जब आपने इस स्फेरिकल ड्रॉप को कंप्रेस कर दिया तो इसकी वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी। जो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी वो dV होगा और ये हो जाएगा -4πr²A। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। इनिशियल रेडियस अगर R है और ये जो A है मच मच लेस देन R है, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हम लोग जानते हैं क्या होता है, 4/3πr³ होता है। तो dV करिएगा तो क्या हो जाएगा? dV हो जाएगा 4πr² इंटू dr, और dr की जगह A कर दीजिए और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो dV की वैल्यू हो जाएगी -4πr²A। मैं इस क्वेश्चन में इसी वैल्यू ऑफ dV का यूज करूंगा। मैं इस चीज को यहां पर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, शायद अमित गुप्ता जी, उन्होंने बार बार इस चीज को स्ट्रेस किया कि इस क्वेश्चन में अगर आप dV की वैल्यू ये लेंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। मैं dV की यही वाली वैल्यू यूज करूंगा और दो डिफरेंट मेथड में यूज करके दोनों डिफरेंट मेथड में मैं एग्जैक्ट आंसर ले आऊंगा dV की ये वाली वैल्यू को यूज करके। बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि इस क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है, बिना सेकंड ऑर्डर के गलत हो जाता है, ये होता है वो होता है। वो सब इंटायरली करेक्ट नहीं है। आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सही मेथड से करिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। dV तो हर कोई जानता है -4πr²A होगा। अगर A मच मच लेस देन R है, ये कैलकुलस के अनुसार 100% सही है।
चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इफ द रेडियस डिक्रीजेज बाई ए वेयर ए इज वेरी वेरी स्मॉल, यही होगा -4πr²a। इसमें कोई गलती नहीं है। तो मैं इसी dv की वैल्यू को यूज करके दो डिफरेंट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और बाद में ये बताऊंगा भी कि कुछ टीचर्स ने जब dv की ये वाली वैल्यू ली है तो उन्होंने कहां पर मिस्टेक किया जिसके कारण से वो आंसर गलत आया। वो सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, मुझसे तो बहुत ही सीनियर हैं सारे टीचर्स। इनिशियली अंदर में प्रेशर है P0, ये गैस प्रेशर है, बाहर में लिक्विड प्रेशर है P0। जब आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया तो नेचुरली अंदर में गैस का प्रेशर इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम डिक्रीज किया है dv से तो हम लोग मान लेते हैं कि गैस प्रेशर इंक्रीज करके हो जाएगा P0 प्लस dp। अब लिक्विड का प्रेशर बाहर में कितना है, वो तो P0 ही रहेगा। लिक्विड का प्रेशर तो चेंज नहीं करेगा ना, क्योंकि लिक्विड का प्रेशर जो है, मान लेते हैं कि ये जो स्फेरिकल ड्रॉप है वो किसी बड़े से तालाब में या बड़े से बकेट में भी रखा हुआ है, तो इस स्फेरिकल ड्रॉप का वॉल्यूम अगर टाइनी वाइनी से छोटा सा से चेंज कर रहा है तो उससे लिक्विड की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो लिक्विड बोलेगा कि तुम तो ठहरे बबल, तुम्हारा अगर 0.01% वॉल्यूम चेंज ही हो गया तो तुम्हारे चक्कर में क्या मैं अपना प्रेशर चेंज कर लूँ, भाग यहाँ से। तो वो P0 का प्रेशर P0 ही रखेगा। तो इनिशियली लिक्विड प्रेशर कितना है P0, बाद में कंप्रेशन के बाद भी लिक्विड प्रेशर कितना है P0। गैस प्रेशर देखो इनिशियली है P0, बाद में गैस प्रेशर कितना हो गया P0 प्लस dp हो गया। तो अब बताओ यहाँ तो इक्विलिब्रियम ब्रेक कर गया ना, यहाँ P0 है, यहाँ P0 प्लस dp है। तो देखो इक्विलिब्रियम ब्रेक नहीं हुआ। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये अपने आप से तो नहीं हो जाएगा ना, कि अपने आप से इस स्फेरिकल ड्रॉप को सपना आएगा कि चलो मैं अपने आप से कॉम्प्रेस होने लगूँ, ये तो नहीं होता है। ये स्फेरिकल ड्रॉप कॉम्प्रेस क्यों होगा, इसको आप बाहर से धीरे 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 पुश कर रहे हैं, इस पर प्रेशर लगा रहे हैं। यानी कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका हाथ बाहर से dp अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा रहा है। तो देखो आपका हाथ जो ये dp प्रेशर लगा रहा है उसका रोल देखो क्या है। जैसे जैसे इस स्फेरिकल ड्रॉप का वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, ड्रॉप के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ रहा है। गैस का प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन लिक्विड का प्रेशर कांस्टेंट है। तो नेचुरली लगेगा कि अरे भाई इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वायलेट हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए आपका हाथ बाहर से ये dp प्रेशर लगा रहा है। यानी कि ये जो dp प्रेशर है उसका रोल ये है टू मेंटेन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम अक्रॉस दिस स्फेरिकल ड्रॉप सरफेस। स्फेरिकल ड्रॉप सरफेस के दोनों तरफ प्रेशर का इम्बैलेंस नहीं हो, प्रेशर का बैलेंस बिगड़े नहीं, उसको मेंटेन करने के लिए आप अपने हाथ से ये dp अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा रहे हैं। थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ दिस कॉम्प्रेशन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन है, और वो मेंटेन कौन करता है, आपका हाथ करता है। जितना दोनों साइड में प्रेशर डिफरेंस हो रहा है ना, उस डिफरेंस की भरपाई आपका हाथ करता है dp अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा करके। तो देखो आपका हाथ जब प्रेशर लगाता है तो बाहर में कितना प्रेशर हो गया P0 प्लस dp, अंदर में कितना प्रेशर हो गया P0 प्लस dp। यानी कि हर स्टेज पे अंदर और बाहर का प्रेशर सेम है। वही तो कंडीशन होता है ना मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी भी स्टेज में प्रेशर इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, फोर्स इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि बाहर से अंदर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, अंदर से बाहर कम फोर्स लग रहा है, या वाइस वर्सा भी नहीं हो। और गैस प्रेशर देखो कंटिन्यूसली धीरे धीरे इंक्रीज करता है, P0 से इंक्रीज करके P0 प्लस dp होता है। तो उसी तरह प्रेशर अप्लाइड बाय माय हैंड वो भी धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, 0 से इंक्रीज करके dp तक जाएगा, अब्रप्टली इंक्रीज नहीं करेगा। प्रेशर अप्लाइड बाय माय हैंड इनिशियली 0 है, प्रेशर अप्लाइड बाय माय हैंड है वो कंटिन्यूसली धीरे धीरे बढ़ेगा, तभी तो स्फेरिकल ड्रॉप के सरफेस के दोनों साइड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि इस स्फेरिकल ड्रॉप का जो सरफेस है इसके दोनों तरफ प्रेशर सेम होना चाहिए। अंदर में अगर प्रेशर किसी भी इंस्टेंट पे P0 प्लस dp है तो बाहर में भी टोटल प्रेशर P0 प्लस dp होना ही पड़ेगा। P0 प्रेशर कहाँ से आएगा, ये लिक्विड से आएगा। तो dp प्रेशर कौन प्रोवाइड करेगा, dp प्रेशर प्रोवाइड करेगा आपका हैंड। आप अपने हाथ से इस स्फेरिकल ड्रॉप को धीरे धीरे कंप्रेस कर रहे हैं तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, अंदर गैस का प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो गैस का प्रेशर जितने से बढ़ा ये वाला dp, और आप अपने हाथ से जितना प्रेशर लगा रहे हैं ये वाला dp, ये दोनों हर इंस्टेंट पे सेम होगा। गैस का प्रेशर
धीरे धीरे कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो इसीलिए अपने हाथ से जो मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं वो भी धीरे धीरे कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि हमारा हाथ जो प्रेशर लगा रहा है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी का रोल है। और क्वेश्चन में हमसे वर्क डन बाय माय हैंड ये पूछा है। अब बच्चे कहेंगे कि नहीं सर ये कैसे आप बोल रहे हैं, क्वेश्चन में तो सिर्फ ये लिखा है कि वर्क डन इन द प्रोसेस, तो हम लोग कैसे मान लें कि क्वेश्चन हमसे वर्क डन बाय माय हैंड पूछा है, वर्क डन बाय लिक्विड क्यों नहीं पूछा है? बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले ये बताओ कि वर्क डन बाय लिक्विड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी नॉट इंटू चेंज इन वॉल्यूम, और ये पॉजिटिव होगा। डीवी कितना हो जाएगा? डीवी हमने लिखा है 4πr²a, हम लोग अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, तो ये हो जाएगा पी नॉट इंटू 4πr² ए हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये हो गया वर्क डन बाय लिक्विड। क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है वो दे रखा है पी नॉट 4πr²। अब आप देखो दोनों क्या सेम हैं? अगर आप बोलते हो कि क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि वर्क डन बाय लिक्विड फाइंड करो, तो ये तो दोनों देखो सेम नहीं है। r²a ये क्या है? दिस इज मच मच ग्रेटर देन ra²। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, साथ में एक x भी दे रखा है जिस x को हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि वर्क डन इन द प्रोसेस ये है। तो अगर आप ये बोलते हो कि वर्क डन बाय लिक्विड हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखो वर्क डन बाय लिक्विड तो ये होगा पी नॉट इंटू डी वी, पी नॉट इंटू 4πr²a। तो ये आप देख रहे हो कि ये जो r²a है वो ra² से तो बहुत ज़्यादा है ना। उसी तरह आप ये देखिए कि क्वेश्चन आपसे वर्क डन बाय गैस भी नहीं पूछ रहा है। वर्क डन बाय गैस क्या होगा? गैस का प्रेशर इनिशियली पी नॉट है, बाद में ये बढ़ के मान लीजिए कि पी नॉट प्लस डी हो गया, तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा? वो ग्रेटर देन हो जाएगा पी नॉट इंटू 4πr²a। इससे बड़ा होगा ना, क्योंकि देखो वर्क डन बाय गैस क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि गैस तो देखो अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होगा। लेकिन उसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा? प्रेशर जो है वो पी नॉट से ज़्यादा और पी नॉट प्लस डी पी इन दोनों के बीच में कुछ होगा, तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा? दिस विल बी ग्रेटर देन पी नॉट इंटू 4πr²a। तो ये वाला चीज़ भी देखो क्या हो जाएगा? r²a, दिस इज मच मच ग्रेटर देन दिस थिंग, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है। यानी कि क्वेश्चन आपसे वर्क डन बाय गैस भी नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वर्क डन बाय मी। अब इसमें बहुत से टीचर्स को एम्बिग्युइटी होती है कि नहीं मैं कैसे मान लूँ कि क्वेश्चन मुझसे वर्क डन बाय मी पूछ रहा है, क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस। अब ये एक नया शगुफा है। अगर आप टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस फाइंड करने जाएंगे तो देखो क्या होगा। अब ये क्वेश्चन लंबा हो रहा होगा, लेकिन मैं जानबूझ करके इसको लंबा कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। इस पूरे प्रोसेस में 3 एजेंसीज हैं, लिक्विड, गैस एंड वर्क डन बाय मी। अगर आप टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस फाइंड करेंगे ना, यानी कि वर्क डन बाय लिक्विड प्लस वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय मी, तीनों को ऐड करिएगा तो वो 0 आएगा। तीनों को ऐड करने पे 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ भाई। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज क्या होता है? दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, यानी कि कभी भी इस स्फेरिकल एयर ड्रॉप के सरफेस का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। यानी कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इसका वेलोसिटी वगैरह इंक्रीज नहीं कर रहा है। शुरुआत में इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो बाद में भी काइनेटिक एनर्जी 0 ही रहेगी। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा? इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अगर कोई आपसे ये बोले कि नहीं नहीं क्वेश्चन तो मुझसे ये बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस, तो भाई टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस तो 0 होगा। तो उस केस में तो ऑब्वियसली x की वैल्यू ट्रिवियल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नेचुरली इतनी मेहनत करा करके जेई एडवांस्ड वाले आपसे 0 आंसर तो नहीं पूछेंगे। तो जेई एडवांस्ड वाले आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय मी। मैं अभी इंडिविजुअली वर्क डन बाय मी फाइंड करूंगा। कुछ टीचर्स क्या करते हैं कि वर्क डन बाय लिक्विड प्लस वर्क डन बाय गैस फाइंड कर लिया, तो नेचुरली इन दोनों का जो सम होगा उसका मैग्नीट्यूड वर्क डन बाय मी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, क्योंकि देखो इन तीनों का सम 0 है। तो आप इस मेथड से भी करिए या डायरेक्टली वर्क डन बाय मी फाइंड कर लीजिए, बात एक ही है। तो मैं आपको अभी दोनों डिफरेंट मेथड से बताता हूं और एक तीसरा मेथड भी बताऊंगा। तो अभी तक देखो मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ खास नहीं किया है, आपको इस क्वेश्चन की फिजिक्स और इसकी खूबसूरती आपको बस समझा रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। समझ लो एक बार समझ लोगे तो वंस एंड फॉर ऑल ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट इज द वर्क डन बाय मी इन दिस होल प्रोसेस। मी है ये वाला डीपी, ये मैंने ग्राफ बनाया है प्रेशर एक्सर्टेड बाय मी।
इनिशियली जब वॉल्यूम वी नॉट है, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप, तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय मी क्या है, 0 है। जब वॉल्यूम ये डिक्रीज होकर के वी नॉट माइनस डी वी हो जाता है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस डी वी है, जब वॉल्यूम डिक्रीज होकर के वी नॉट माइनस डी वी हो जाता है तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय मी, देखो वाई एक्सिस में है प्रेशर एग्जर्टेड बाय मी, वो क्या है, डीपी है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसा एक लाइन होगा और हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय मी, तो वो हो जाएगा एरिया अंडर दिस कर्व, और इस एरिया को हम लोग एरिया ऑफ द ट्राइंगल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं और बिल्कुल सही होगा ये अप्रोक्सीमेशन। तो वर्क डन बाय मी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि डीपी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डीवी, ये हम लोग ले रहे हैं क्योंकि डीवी तो नेगेटिव आ रहा है इसलिए मैग्नीट्यूड कर दिया। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे उछल जाएंगे कि सर ये तो आप बेईमानी कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से हो गया, कहाँ से ये ट्राइंगल बना दिए, क्यों होगा ये स्ट्रेट लाइन, मैं कैसे मान लूँ कि ये स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो बच्चों ये अप्रॉक्सीमेशन बिल्कुल सही है, ये स्ट्रेट लाइन ही होगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो, a इज मच लेस देन r, इसका मतलब जो dv है ना वो बहुत ही छोटा क्वांटिटी है एज कंपेयर टू v नॉट। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं, ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस था तो उसमें तो कुछ कर्व बनता है, आप ज़बरदस्ती इसको स्ट्रेट लाइन मान ले रहे हैं और बस आंसर मिलाने के लिए बोल देते हैं कि भाई ये तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ले लो हाफ इंटू डी पी इंटू डी वी और फाइंड कर लो। और बच्चे सोच रहे हैं कि सर आप भी तो वैसा ही बेईमानी कर रहे हैं जैसे कि बहुत सारे टीचर्स कर रहे हैं। तो देखो भाई ये बेईमानी नहीं है, ये कैलकुलस का बिल्कुल सही फंडा है। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलस और एओडी भी आपको पढ़ा देता हूँ। 30 मिनट ऐसा ही हो गया पहले ही मेथड में, पता नहीं कितने घंटे का लेक्चर बनेगा। तो बच्चों अब मैं बताता हूँ कि हम लोग वर्क डन बाय मी उसको एरिया ऑफ दिस शेडेड ट्राइंगल ये क्यों लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर द पीवी कर्व। ये जो पी है वो क्या है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय मी। ये जो डीवी है ना, ये वाला डीवी, इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक आर्बिट्ररी डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ, आपको f की वैल्यू एट x नॉट दे रखी है और आपको फाइंड करना है f की वैल्यू एट x नॉट प्लस डेल्टा x। तो आपको फाइंड करने का एक अप्रॉक्सीमेट मेथड क्या होता है, आप इसको लिख सकते हैं दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ x नॉट प्लस f प्राइम x नॉट, f के डेरिवेटिव की वैल्यू एट x नॉट इंटू डेल्टा x, ऐसे लिखते हैं ना। अगर किसी को कोई शक शुबा है तो जाकर वो AOD का चैप्टर पढ़ ले। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x नॉट, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f प्राइम x नॉट इंटू डेल्टा x। और बच्चे यहाँ पे देख के बोल सकते हैं कि हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, ये तो f प्राइम का डेफिनेशन ही हो गया ना। इस डेल्टा x को हम लोग इधर ले आएंगे, इससे डिवाइड कर देंगे एंड लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो ये f प्राइम का डेफिनेशन हो गया। तो ये जो रिलेशन मैंने लिखा है ना, दिस रिलेशन इज ट्रू प्रोवाइडेड दिस डेल्टा x इज वेरी 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 स्मॉल। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमें फाइंड करना है dp की वैल्यू यानी कि चेंज इन प्रेशर। तो dp क्या हो जाएगा, dp will be approximately equal to f प्राइम। f प्राइम का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू v, यानी कि आप फाइंड करो dp बाई dv, डेरिवेटिव एट x नॉट की जगह कर दो v नॉट इंटू dv, ये कर सकते हैं। आपको अगर dp की वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि चेंज इन प्रेशर, आप डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करते हैं एट v नॉट और उस डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कर देते हैं dv से, तो आपको चेंज इन प्रेशर मिल जाता है। और ये जो चीज़ है ये क्या है, ये बेसिकली लीनियर अप्रोक्सीमेशन ही है ना। आपको फाइंड करना है dp की वैल्यू यानी कि प्रेशर में कितना चेंज हुआ। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड किया जो कि dp बाई dv हो गया, उस स्लोप को मल्टीप्लाई कर दिया इस dv से, ये dv हो गया, तो आपको क्या दिया, ये दे दिया आपको dp, ये हो गया ना, देखो ये dp हो गया, ये dv हो गया और ये लीनियर अप्रोक्सीमेशन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं क्योंकि dv बहुत स्मॉल है, तो हम लोग इस रिलेशन का यूज करके dp फाइंड कर सकते हैं। और ध्यान ये देना कि जो प्रोसेस हो रहा है उसमें p और v में क्या रिलेशन है, pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो dp तो आप यहाँ से फाइंड कर ही सकते हैं ना। आपको अगर दे रखा है कि pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू v, तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म आ जाएगा p को कांस्टेंट रखा, प्रोडक्ट रूल लगाइए तो गामा इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा dp बाई dv इंटू हो जाएगा यहाँ पर v टू द पावर गामा, दिस इज इक्वल टू 0। जिस तरह हम लोग एक एडियाबैटिक कर्व का स्लोप फाइंड करते हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरीके का यूज करके हम लोग यहाँ फाइंड कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज dp बाई dv, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस गामा
P बाई वी, ये तो हर कोई जानता है। स्लोप ऑफ एन एडियाबैटिक कर्व वो क्या होता है, माइनस गामा P बाई वी होता है। हमें फाइंड करना है dP बाई dV की वैल्यू इनिशियल कंडीशन पे, यानी कि जब वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था और जब प्रेशर P नॉट था, तो dP बाई dV उस इंस्टेंट पे आप फाइंड कर सकते हैं। आपको फाइंड करना है dP यानी कि चेंज इन प्रेशर, क्योंकि गैस में जितना चेंज इन प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर तो आपके हाथ लगाएंगे ना। शुरुआत से देखो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के कारण गैस के प्रेशर में जो भी इंक्रीज हो रहा है ना, उस इंक्रीज को बैलेंस कौन कर रहा है, आपके हाथ के प्रेशर। तो आप गैस में इंक्रीज का प्रेशर फाइंड करो या अपने हाथ द्वारा लगाया गया प्रेशर फाइंड करो, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली सेम होगा। तो हमें फाइंड करना है dP, तो अब आप इस रिलेशन से तो फाइंड कर ही सकते हैं ना। dP की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस गामा P की जगह लिख दो P नॉट इनिशियल प्रेशर, V नॉट क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, इंटू यहाँ करना होगा dV, dV क्या हो जाएगा माइनस 4 पाई आर स्क्वायर ए। तो देखो मैं यही चीज़ ले रहा हूँ, मैं बार बार मैंने कहा था कि मैं dV की जगह यही यूज़ करूँगा माइनस 4 पाई आर स्क्वायर ए, और यही फॉर्मूला यूज़ करके मैं सही सॉल्यूशन निकालूंगा। और दो डिफरेंट मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और दोनों में मैं dV की जगह यही लिखूँगा, क्योंकि मेरा पूरा भरोसा है, यकीन है कि दिस एक्सप्रेशन इज़ 100% करेक्ट। अगर A मच लेस देन R है तो चेंज इन वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती है। तो dP की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, 3 ऊपर चला जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस है, तो हो जाएगा 3 गामा इंटू P नॉट इंटू एक A ऊपर में आ जाएगा, नीचे में R आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो गया चेंज इन प्रेशर। ये dP आपको बता रहा है कि जब आपने उस स्फेरिकल ड्रॉप का वॉल्यूम डिक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज किया। इस इंक्रीज्ड प्रेशर को कौन बैलेंस कर रहा है, आपका हाथ बैलेंस कर रहा है। तो जितना चेंज इन गैस प्रेशर होगा उतना ही हो जाएगा प्रेशर अप्लाइड बाय माय हैंड। तो हमने फाइंड कर लिया कि प्रेशर अप्लाइड बाय माय हैंड, उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कहां तक जाता है, dP तक जाता है। अब ये प्रेशर लीनियरली इंक्रीज करेगा। ये लीनियर इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि dV की वैल्यू बहुत कम है। तो वर्क डन बाय मी क्या हो जाएगा, अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आएगा हाफ इंटू dP, यानी कि 3 गामा P नॉट A बाई R, और dV का मैग्नीट्यूड कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए। जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये R और R कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको यही दे रखा है वर्क डन, तो आंसर हो गया 3 गामा बाई 2। गामा की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है उसको सब्स्टिट्यूट करिएगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2.05। अब बच्चों को इसमें लगता है कि सर इस क्वेश्चन में तो सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन करना है। लोगों ने रट रखा है कि आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन आएगा, उसमें सेकेंड ऑर्डर तक आपको अप्रोक्सीमेट करना है, नहीं करिएगा तो गलत आंसर आएगा। ये सब मिसकंसेप्शंस हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय मी। आप देख रहे हैं कि जो dV है वो A के प्रोपोर्शनल है। चेंज इन वॉल्यूम दिस इज प्रोपोर्शनल टू A। उसी तरह ये जो dP है ये क्या है, dP जो है वो भी A के प्रोपोर्शनल है। देखो हमने फाइंड किया dP इक्वल टू 3 गामा P नॉट बाई R इंटू A। तो जब हम लोग फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द वर्क डन बाय मी, तो वो क्या हो जाएगा हाफ इंटू dP इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ dV। तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो A स्क्वायर का टर्म आएगा ही आएगा। तो A स्क्वायर का टर्म आ रहा है बिकॉज ऑफ फिजिक्स ऑफ द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में जो फिजिक्स पूछा है ना कि व्हाट इज द वर्क डन बाय यू, तो मेरे जो फिंगर्स हैं वो जो फोर्स लगा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत छोटा है, और जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है dV वो भी बहुत छोटा है। देखो dV भी छोटा है, ये dP भी छोटा है। दोनों को हमने इस डायग्राम में बहुत बड़ा बना दिया है, लेकिन दोनों है बहुत छोटा। ये जो dP है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, और ये जो dV है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, और A अपने आप में बहुत छोटा है। तो जब हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा एरिया अंडर दिस कर्व, जिसको हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल ले सकते हैं। जब हमने प्रेशर अप्लाइड बाय मी इसका ग्राफ बनाया तो देखो धीरे धीरे ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। ये ग्राफ एक्चुअली लीनियर नहीं होगा, लेकिन क्योंकि dV की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि ये ग्राफ लीनियर है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 एजेंसीज हैं, लिक्विड, गैस एंड माई हैंड। तीनों के द्वारा वर्क डन क्या है, वर्क डन बाय लिक्विड, एक है वर्क डन बाय गैस, तीसरा है वर्क डन बाय मी।
तीनों का सम क्या होगा, तीनों का सम होगा 0। वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय ऑल एजेंसीज दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये जो प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, यानी कि कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रहा है, यानी कि वर्क डन बाय ऑल द एजेंसीज दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू 0। ये की फंडा है इस मेथड का। और हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय मी। हमें यही क्यों फाइंड करना है ये मैंने बता दिया। अगर आप वर्क डन बाय लिक्विड फाइंड करेंगे तो वो R² A के प्रोपोर्शनल है। वर्क डन बाय गैस फाइंड करेंगे तो वो भी R² A से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। क्वेश्चन में जो आपको वर्क डन का एक्सप्रेशन दे रखा है वो RA² है। तो ये दोनों चीज़ तो देखो ये इससे बहुत बड़ा है, R² A भी RA² से बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय मी। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाय मी दिस इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय लिक्विड। बिल्कुल लिख सकते हैं वर्क डन बाय गैस इन एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन ये नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय लिक्विड ये पॉजिटिव होगा। दोनों क्या होगा, दोनों को अभी मैं ग्राफिकली दिखाता हूं। ये हमने पीवी डायग्राम बना लिया है। इसमें जो पी है ये है प्रेशर ऑफ द गैस। वॉल्यूम जब V0 है तो प्रेशर ऑफ द गैस क्या है, P0 है। इनिशियली आप A पॉइंट पे हैं, आपने धीरे 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 कॉम्प्रेस किया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन किया, आप B पे पहुंच गए। वॉल्यूम कितने से डिक्रीज किया, dV से। प्रेशर कितने से इंक्रीज किया, dP से। तो आपका प्रेशर देखो P0 प्लस dP हो गया। ये प्रोसेस सबको समझ में आ रहा है। आप A से स्टार्ट किए और B पे पहुंच गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय गैस। तो वर्क डन बाय गैस विल बी एरिया अंडर दिस पीवी कर्व। ये तो हर बच्चा जानता है, गली में नन्हा मुन्ना बच्चा जो घूम रहा होगा वो भी जानता है कि हाँ भाई वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, एरिया अंडर दिस कर्व। ये जो ग्रीन वाला मैंने बना दिया है। और आप देख रहे हैं कि कॉम्प्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होगा। आप ऐसे भी देखो ना, गैस जो है वो अंदर से बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव होगा। अब इसमें ऐड करना है वर्क डन बाय लिक्विड। वर्क डन बाय लिक्विड पॉजिटिव होगा और कितना होगा, P0 इंटू डी होगा ना, P0 इंटू डी। और वर्क डन बाय लिक्विड पॉजिटिव होगा क्योंकि फोर्स जो लिक्विड लगा रहा है उसका डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। लिक्विड तो बाहर से फोर्स लगा रहा है, तो वर्क डन बाय लिक्विड पॉजिटिव है। और कितना है, P0 इंटू डी। इस डायग्राम में P0 इंटू डी दिख रहा है क्या, देखो ये P0 है, इस रेक्टेंगल का ये साइड dV है, ये P0 है, तो P0 इंटू डी तो ये हो गया। तो ये वाला पोर्शन ये तो कैंसिल आउट कर जाएगा। लिक्विड के केस में इतना वर्क डन आ रहा है लेकिन पॉजिटिव है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों मिल करके 0 दे देगा। तो वर्क डन बाय मी क्या हो जाएगा, दिस थिंग। अब उसमें केवल माइनस लगा देना है। तो हमें फाइंड करना है एरिया अंडर दिस ट्राइंगुलर रीजन, ये जो छोटा सा रीजन है, यानी कि हमें फाइंड करना है एरिया अंडर दिस रीजन। तो ये तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया ना। देखो ये क्या है, ये है dV बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, ये क्या है dP है, और हमें फाइंड करना है एरिया अंडर दिस ट्राइंगुलर रीजन। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा हाफ इंटू dP इंटू मॉडुलस dV। इस मेथड में आप ये देख लो कि वर्क डन बाय गैस जो है ना उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है लेकिन वो नेगेटिव है। यानी कि मान लेते हैं कि भाई वर्क डन बाय गैस जो है वो -12 है, ये वाला पोर्शन है -10 और ये वाला पोर्शन है मान लो -2। ठीक है, वर्क डन बाय गैस है -12, इसको ऐसे लिख दें -10 -2। और वर्क डन बाय लिक्विड पॉजिटिव है, वो मान लेते हैं कि +10 है। तो जैसे ही जब दोनों को ऐड करोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये +10 ये -10 कैंसिल कर जाएगा, तो सिर्फ -2 बचेगा और एक माइनस बाहर में आपका इंतजार कर रहा है। तो वर्क डन बाय मी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी कि वर्क डन बाय मी इज इक्वल टू एरिया अंडर दिस कर्व। तो कितना सिंपल ये हो गया। आपको कोई लंबा सा कैलकुलेशन, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, 3-4 टर्म, सेकेंड ऑर्डर टर्म, वो सब कुछ नहीं लिखना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये यूज करो कि वर्क डन बाय गैस वो होगा एरिया अंडर दिस कर्व। फिर फाइंड करो वर्क डन बाय लिक्विड, वो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर दिस रेक्टेंगल। दोनों को जब ऐड करोगे तो इन दोनों का सम 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है। बचेगा सिर्फ एरिया अंडर दिस स्मॉल ट्रायंगुलर पोर्शन। तीसरा मेथड जो है, जो आई थिंक अमित गुप्ता सर ने किया है, जो कि बहुत लेंदी हो जाता है, उसमें क्या करते हैं, वर्क डन बाय गैस देखते हैं कि अच्छा भाई ये तो गैस का जो प्रोसेस हो रहा है ये एडियाबैटिक है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो वर्क डन बाय गैस क्या होता है, P इनिशियल इंटू V इनिशियल माइनस P फाइनल इंटू V फाइनल डिवाइडेड बाई गामा -1, ये करते हैं। प्लस वर्क डन बाय लिक्विड क्या हो जाएगा, P0 इंटू V इनिशियल माइनस V फाइनल। V इनिशियल ज़्यादा है
और वर्क डन बाय लिक्विड पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग ये ले रहे हैं। तो इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये थर्ड मेथड है, लेकिन ये बहुत ही लेंदी मेथड है, इसमें खूब गंदे गंदे कैलकुलेशन आएंगे। आप करिएगा तो फाइनली आंसर जो है वो 3 गामा बाई 2 आ जाएगा। अब कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर ये तो पीवी टू द पावर गामा वाला कर्व है, तो आप इसको स्ट्रेट लाइन क्यों अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं? मैं कर सकता हूं, मैंने अभी आपको लीनियर अप्रॉक्सीमेशन सिखाया ना। ये वाला डीवी जो है वो बहुत ही छोटा है। दुनिया का कोई भी कर्व हो, अगर वो कर्व डिफरेंशिएबल है, स्मूथ है, तो एक छोटे से पोर्शन में आप उसको एक स्ट्रेट लाइन से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। मान लो ये एक कर्व है, अगर ये कर्व स्मूथ है, डिफरेंशिएबल है, तो किसी भी एक पॉइंट पे अगर आप बिल्कुल एक छोटा सा इंटरवल लेंगे तो उस इंटरवल में आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि वो जो कर्व है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। अगर आप एक छोटा सा इंटरवल लेंगे तो उस इंटरवल में उस कर्व को एक स्ट्रेट लाइन से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तीसरा तरीका हो गया। अब मैं आता हूं कि दो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सीनियर टीचर्स, आशीष अरोरा सर हैं और दूसरे विद्या मंदिर क्लासेस के कोई टीचर हैं, भैया भैया एक दूसरे को वो लोग आपस में बोलते हैं, आई थिंक श्याम जी भी नाम है, बहुत सीनियर टीचर ये लोग हैं। ये टीचर्स तो इतने सीनियर है कि ये IIT की कोचिंग उस टाइम से करा रहे हैं जब मैं क्लास 8 और 9 में होऊंगा। उस टाइम तो इन टीचर्स को मैं बिल्कुल नहीं जानता था, क्योंकि मैंने कभी कोचिंग की नहीं, मैं पटना में अपने घर में चुपचाप बैठ के खुद से तैयारी करता रहता था। लेकिन अभी जब कुछ स्टूडेंट्स इन टीचर्स का सोल्यूशन वीडियो भेजते हैं, तब मैंने इन टीचर्स के बारे में जाना, एंड दे आर वेरी सीनियर एंड वेरी प्रोफेशनल टीचर्स। लेकिन उन टीचर्स का आप सोल्यूशन देखेंगे तो उन्होंने जो आंसर फाइंड किया है वो गलत आंसर है, IIT के की से मैच नहीं करता है। और वो क्यों गलत है वो समझना बहुत जरूरी है। वो देखिए इसलिए गलत है कि उन्होंने जब ये वाला वर्क डन गैस प्लस वर्क डन लिक्विड फाइंड करने लगे तो उन्होंने क्या किया कि वर्क डन बाय गैस में तो ये एडियाबैटिक वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है, लेकिन वर्क डन बाय लिक्विड में क्या कर दिया, P0 इंटू dV कर दिया। यानी कि एक वर्क डन में तो आप एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और दूसरे वर्क डन में आप P0 इंटू dV लिख रहे हैं, और dV की जगह क्या लिख रहे हैं, dV की जगह लिख रहे हैं 4πr²A। तो क्या ये गलत है? मैंने अभी आपको 50 बार बताया कि ये गलत नहीं है। गलती क्या हो रही है कि एक जगह आप एग्जैक्ट चीज़ ले रहे हैं और दूसरी जगह WL फाइंड करने में, वर्क डन बाय लिक्विड फाइंड करने में अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं। तो एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेशन की जब आप खिचड़ी बनाइएगा तो गलती होगी। जो गलती आशीष अरोरा सर और वो विद्या मंदिर वाले जो सर हैं, उनके सॉल्यूशन में यही गलती हुई है। तो आप खिचड़ी मत बनाइए, या तो आप एग्जैक्ट लीजिए, जैसा कि अमित गुप्ता सर के सॉल्यूशन में है, एग्जैक्ट वर्क डन बाय गैस ये लिखा, एग्जैक्ट वर्क डन बाय लिक्विड ये लिखा, जो रेड से मैंने लिखा है। और इसमें V इनिशियल क्या होगा, V इनिशियल ऑब्वियसली हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब होगा। V फाइनल क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r माइनस a होल क्यूब होगा। ये बहुत ही गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा, इसमें खूब सारे अप्रॉक्सीमेशन करेंगे तो आंसर 3 गामा बाई 2 आ जाएगा। तो आप खिचड़ी मत बनाइए, या तो दोनों जगह वर्क डन बाय गैस एंड वर्क डन बाय लिक्विड दोनों में एग्जैक्ट लीजिए, या दोनों में अप्रॉक्सीमेशन लीजिए, जो कि मैंने किया है। मेरा जो सोल्यूशन इतना शॉर्ट एंड स्वीट हो गया, आपने देखा होगा कि मैं बोलने में और बकर बकर करने में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, कैलकुलेशन मैंने बहुत कम किया है, ज़्यादा नहीं किया है। मेरा सोल्यूशन इतना शॉर्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दोनों के वर्क डन में अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया। कि मैंने क्या किया, वर्क डन बाय गैस ये नेगेटिव होगा और क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, P0 इंटू dV, बेस तो dV है ना, और ये वाला हाइट P0 है, तो मैंने लिख दिया P0 इंटू dV प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर पोर्शन, ट्रायंगल कर दिया, प्लस वर्क डन बाय लिक्विड क्या हो जाएगा, P0 इंटू dV। मैंने ये किया। अब जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या है, माइनस P0 dV और ये प्लस P0 dV दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये एक और माइनस, तो दोनों माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। यानी कि वर्क डन बाय मी दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, दिस इज इक्वल टू हाफ dP इंटू मॉडुलस dV। मैंने क्या किया, वर्क डन बाय लिक्विड उसमें भी dV यूज़ किया, वर्क डन बाय गैस उसमें भी dV यूज़ किया, और ये dV और ये dV देखो कैंसिल हो गया अपने आप, माइनस P0 dV प्लस P0 dV दोनों कैंसिल हो गया, तो वर्क डन बाय मी हो गया एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर पोर्शन। तो ये हो गया सही तरीका और शॉर्ट तरीका। अब कुछ टीचर्स के सॉल्यूशन में जो गलती हुई, वो गलती देखो क्यों हुई। उन्होंने वर्क डन बाय गैस में तो फॉर्मूला यूज कर लिया एडियाबैटिक वाला, वर्क डन बाय गैस में एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया, और वर्क डन बाय लिक्विड में ये वाला चीज यूज कर लिया P0 dV। तो ये खिचड़ी बन गई ना, वर्क डन बाय गैस में एग्जैक्ट है, वर्क डन बाय लिक्विड में P0 dV है। तो ये जब खिचड़ी बनती है, इसी के कारण गलत आंसर आता है, आंसर 3 गामा बाई 2 नहीं आ पाता है।
तो ये बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है ताकि बच्चे समझे कि गलती कहाँ पे हो रही है। दोनों में अगर एग्जैक्ट करेंगे तो आपको आंसर सही सही आ जाएगा, लेकिन ये वाला मेथड मैथमेटिकली बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कहीं ऐसा जबरदस्ती नहीं था कि आपको सेकेंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन ही लेना था, आपको फाइंड करना था वर्क डन बाय मी। तो जैसे ही आप वर्क डन बाय मी फाइंड करेंगे ना, तो देखेंगे कि ये जो dv है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, ये जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय मी है dp है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a है। तो जैसे ही आप वर्क डन बाय मी फाइंड करेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर का टर्म आ जाएगा। तो आई होप कि इस क्वेश्चन में अब किसी को और कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करके अपने कमेंट्स को पोस्ट कर सकते हैं।